नमस्कार साथियों। पिछली क्लास के अंदर अपन ने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था, कोशिका चक्र के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर कोशिका चक्र की जो मुख्य 3 अवस्थाएं थी उनके बारे में चर्चा की थी अपन ने। फिर उसके बाद में अपन लेते हैं कि लास्ट की जो अवस्था होती है जिसको अपन ने एम प्रावस्था दी थी, या फिर अपन ये कहें कि जो इंटरफेज अवस्था होती है उस इंटरफेज अवस्था के अंदर अपनी जो अवस्थाएं थी वो थी, पहले तो थी जीवन अवस्था, और उसके बाद में अवस्था आती है एस अवस्था, फिर उसके बाद में आती है आपकी G2 प्रावस्था, और उसके बाद में अपन लेते हैं कौन सी एम प्रावस्था। यहां पर अपन ने पिछली क्लास के अंदर G1 S और G2 में क्या क्या चेंजेस होते हैं सेल के अंदर वो सारा अपन ने पढ़ा था। अब अपने पास में आता है एम प्रावस्था। यहां पर एम प्रावस्था का मतलब अपन ये लेते हैं कि विभाजन प्रावस्था मानते हैं। बेसिकली इस एम का मतलब जो लिया गया है वो आएगा आपका माइटोसिस से। कारण है उसके अंदर क्योंकि जैसे ही कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, परिपक्व होती है, तो वो पहले समसूत्री विभाजन के अंदर प्रवेश करती है यूकेरियोटिक कोशिका, और फिर उसके बाद में अगर अमूमन समसूत्री विभाजन जो है वो सोमेटिक सेल्स यानी कायिक कोशिकाओं में होता है। इसलिए यहाँ पर एम का मतलब माइटोसिस मान लीजिए, या फिर अपन एम का मतलब ये भी मानते हैं कि विभाजन प्रावस्था लेते हैं इसको। तो अपन आज इस क्लास के अंदर पहले अपन माइटोसिस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। यानी माइटोसिस अवस्था को अपन ने 4 उप प्रावस्थाओं के अंदर बांटा, और वो 4 उप प्रावस्थाएं कौन कौन सी थी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यानी कि कोशिका जब भी विभाजन करेगी, चाहे वो समसूत्री विभाजन करे चाहे वो अर्धसूत्री विभाजन करे, दोनों ही प्रकार के सेल डिवीजन के अंदर जो सेल की अवस्था, उसकी जो विभाजन की प्रावस्थाएं बनेगी वो एक तो होती है आपकी प्रोफेज अवस्था, दूसरा आएगा आपकी मेटाफेज अवस्था, तीसरी अवस्था जो होती है वो होगी एनाफेज अवस्था, और अंतिम जो अवस्था मानी जाती है वो होती है टीलोफेज अवस्था। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि जब भी कोशिका विभाजन होगा, तो जब कोशिका विभाजित होगी तो वो 4 चरणों के अंदर अपने विभाजन की प्रक्रिया को कंप्लीट करके और न्यू सेल्स का निर्माण करेगी, यानी नई कोशिका का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि ये 4 अवस्थाएं होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब आता है कि जैसे ही इन चारों अवस्थाओं को कंप्लीट कर देती है सेल, उसके पश्चात इन चारों अवस्थाओं के बाद में साइटोकाइनेसिस क्रिया होती है। साइटोकाइनेसिस का मतलब यहां क्या लेंगे अपन? केंद्रक विभाजन हो, सॉरी, केंद्रक विभाजन पहले हो गया। साइटोकाइनेसिस का मतलब होगा आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन। यहां ध्यान देना कि जब अपन ने सेल साइकिल पढ़ा था तब अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस डिवीजन, यानी कि केंद्रक का विभाजन होता है। जैसे ही केंद्रक विभाजन कंप्लीट होता है उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन अलग प्रकार से होगा, जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन अलग टाइप से होगा। तो वो तो होगी बात की बातें। तो अपन यहां पर जैसे इन 4 प्रावस्थाओं को कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में यहां पर कौन सी प्रक्रिया आती है? साइटोकाइनेसिस की क्रिया आती है। और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और वैसे जैसे ही कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो कोशिका 1 से 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब अपन लेते हैं सबसे पहले कोशिका विभाजन माइटोसिस। माइटोसिस विभाजन का मतलब यहां पर यह होगा कि समसूत्री विभाजन क्या होता है, और सबसे पहले इसको किसने खोजा था, क्या इसके अंदर प्रोसेस होती है, कितने चरणों में संपन्न होगा? तो चरण तो वही 4 आएंगे अवस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज अवस्था। यहां पर अगर अपन देखें, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले समसूत्री विभाजन के बारे में बताया, और इस समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को सबसे पहले बोलो पादप कोशिकाओं में खोजा था या जंतु कोशिकाओं के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा? वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा। तो यहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये कि खोजकर्ता कौन थे समसूत्री विभाजन के? वाल्टर फ्लेमिंग थे, और उन्होंने जंतु कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन को खोजा। अब उसके बाद में लेते हैं अपन की डेफिनेशन क्या होगी समसूत्री विभाजन की। दोस्तों यहां पर अपन एक जनरल, एक मैच्योर सेल की चर्चा करते हैं कि ये एक परिपक्व कोशिका है। जैसे ये कोशिका परिपक्व होगी तो परिपक्व होने के पश्चात ये विभाजित होगी, और विभाजित होकर के और कितनी सेल्स का निर्माण करेगी? 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। मान लीजिए अपन इसको बोलते हैं पेरेंटियल सेल। पेरेंटियल सेल यानी ये तो रहेगी आपकी कौन सी कोशिकाएं? पैतृक कोशिकाएं। और इस पैतृक कोशिका से
दो डॉटर सेल्स का निर्माण होगा। ये जो नई बनने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो कहलाती है डॉटर सेल, यानी अपन इसको ये कह सकते हैं कि ये है आपकी पुत्री कोशिकाएं। यहां पर अपन अगर समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया अगर होती है तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान बनने वाली डॉटर सेल्स जो होती हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल, और या फिर अपन ये कहें कि यहां पर इसके अंदर क्रोमोसोम और यहां पर इन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की जो संख्या रहेगी वो इक्वल रहती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि हमेशा समसूत्री विभाजन जब भी होता है तो बनने वाली नई कोशिकाओं में या बनने वाली डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या किसके पैरेलल रहेगी, वो पेरेंटियल सेल्स के पैरेलल रहेगी, यानी कि पेरेंटियल या पैतृक कोशिकाओं के समान उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या रहती है। तो ये आती है इसकी डेफिनेशन। चलिए डेफिनेशन देखते हैं अपन। माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन, यानी एक प्रकार का कोशिका विभाजन होता है इन विच ए पेरेंटियल सेल प्रोड्यूस टू सिमिलर डॉटर सेल्स। एक पेरेंटियल सेल्स कितनी कोशिकाएं बना रही है, टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। रिजेंबल द पेरेंटियल सेल इन द टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर, यानी कि जितने क्रोमोसोम नंबर पेरेंटियल सेल्स में होते हैं वो ही संख्या किसमें रहेगी, आपके डॉटर सेल्स के अंदर रहेगी। तो अपन ये कह सकते हैं ऐसा विभाजन जिसके अंदर एक कोशिका विभाजित होती है और दो नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। बनने वाली दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान होती है। उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। फिर उसके बाद में लिया कि माइटोसिस ऑक्यूर इन सोमेटिक सेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि हमेशा समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है। ये रहेगा अपना एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर। तो यहां पर ध्यान रखना तीन मेन स्टेटमेंट दिए अपन ने समसूत्री विभाजन के लिए कि वाल्टर फ्लेमिंग ने तो सबसे पहले जंतु कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया। फिर सेकंड लिया अपन ने कि जो समसूत्री विभाजन होता है इसके अंदर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की संख्या, पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों के समान होती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर लिया अपन ने कि समसूत्री विभाजन हमेशा कायिक कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है। ध्यान रखना जब अपन अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे मियोसिस, वो सोमेटिक सेल्स में नहीं होता है, वो गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन, गैमेट का निर्माण करने वाली कोशिकाओं के अंदर होता है। फिर उसके बाद में आता है कि माइटोसिस डिवीजन। अभी अपन ने चर्चा भी की थी, चाहे किसी भी टाइप का सेल डिवीजन क्यों ना हो, चाहे वो समसूत्री हो चाहे वो अर्धसूत्री हो, दोनों ही प्रकार के समसूत्री, दोनों ही प्रकार के कोशिका विभाजन के अंदर जो विभाजन की प्रावस्थाएं होती हैं वो जनरली कितनी होती हैं, 4 स्टेज होती हैं। पहली जो अवस्था आएगी वो तो रहेगी आपकी कौन सी अवस्था, प्रोफेज अवस्था। तो पहली तो मानेंगे अपन कौन सी, प्रोफेज अवस्था रहेगी। फिर सेकंड जो आती है वो रहेगी आपकी मेटाफेज अवस्था। थर्ड जो रहेगी वो मानी जाती है एनाफेज अवस्था। और अंतिम जो अवस्था मानी जाती है वो मानी जाती है टीलोफेज अवस्था। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन भी कितने चरणों में संपन्न होगा, 4 अवस्थाओं के अंदर संपन्न होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। सबसे पहले अपन लेते हैं प्रोफेज अवस्था के बारे में। दोस्तों ध्यान रखना चारों अवस्थाओं के ऊपर जो विशेषताएं होती हैं उनमें से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और ध्यान रखना कि जो प्रोफेज अवस्था के अंदर आएंगे या मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज अवस्था के अंदर जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं इंपॉर्टेंट भी रहती हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे अपन। कि पहली अवस्था ली अपन ने प्रोफेज अवस्था। ध्यान देना यहां पर अपन ये मान सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि जो प्रोफेज अवस्था जो होती है ये प्रोफेज अवस्था सबसे लंबी प्रावस्था मानी जाती है। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, यानी सबसे लंबी अवस्था होती है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आता है वो ये आता है कि इस अवस्था के अंदर क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं कोशिका के अंदर वो आपस में संघनित होंगे, जुड़ेंगे, कॉइलिंग होगी उनकी, और उसके कारण से वो मोटे धागे नुमा संरचना के रूप में बदल जाते हैं और वो कहलाता है आगे चल करके क्रोमोसोम। यानी अपन ये कह सकते हैं कि क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं ये क्रोमेटिन तंतु किस में बदल जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं।
दूसरी मेन इंपॉर्टेंट विशेषता जो होती है वो ये होती है कि क्रोमेटिन तंतु संघनित होंगे आपस में, क्या हो जाएंगे, वो संघनित होते हैं और संघनित होकर के किस में बदल जाते हैं, क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। पतले धागे नुमा संरचनाओं से क्या बनता है, मोटी धागे नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद में थर्ड जो विशेषता इसके अंदर आती है वो ये आती है, अपन डायग्राम अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि तरकु तंतु यानी स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ होता है। तरकु तंतु का निर्माण क्या होता है, प्रारंभ, ध्यान रखना कंप्लीट नहीं होगा, मेटाफेज अवस्था में कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर केवल और केवल क्या होता है, निर्माण, प्रारंभ, स्टार्ट होता है निर्माण। चलो देखिए अपन इसके अंदर देखते हैं, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज यानी सबसे लंबी प्रावस्था होती है। द क्रोमेटिन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स बाय कॉइलिंग एंड स्पाइरलाइजेशन, यानी कि क्रोमेटिन तंतुओं के अंदर आपस में संघनित होते हैं, बाइंडिंग होती है उनकी, जिसके कारण से वो मोटे धागे नुमा संरचना बदल जाते हैं। वो मोटे धागे नुमा संरचना क्या कहलाती है आपकी, क्रोमेटिन से क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम। तो दूसरा अपन लिया, क्रोमेटिन से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम। फिर उसके बाद में ये आता है कि ये तो अपन फोर्थ पॉइंट माने। थर्ड पॉइंट एक और अपन ये लेंगे कि यहां पर तारकाय जो होता है, उस तारकाय का क्या होता है, विभाजन। और तारकाय के अंदर विभाजन से क्या बनते हैं, दो ध्रुवीय तारकाय, क्या बनते हैं, दो ध्रुवीय तारकाय बन जाते हैं। और उन दोनों ध्रुवीय तारकाय से फिर क्या बनता है, आपके तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ होता है। तो यहां भी ये सेंट्रियोल्स डेवलप इनटू एस्ट्रस एंड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। यानी अगर अपन इसका डायग्राम अगर अपन देखें तो ये होता है, देखिए इधर आपके पास में ये तो थी एक सेल, सामान्य कोशिका। अब इस कोशिका के अंदर ये तो थी आपकी क्या, केंद्रक झिल्ली। इसके अंदर जो पूरा जाल दिखाई दे रहा है, वो जाल जो होता है वो होता है आपके क्रोमेटिन तंतुओं का। किसका माना जाएगा, क्रोमेटिन तंतुओं का। फिर यहां पर ये जो डार्क लाइन के अंदर यहां मैंने जो ये जो डॉट डॉट के पूरा ब्लैक को कलर किया है, ये होती है आपकी क्या, न्यूक्लियोलस, जिसको अपन बोलते हैं क्या, केंद्रिका। दोस्तों यहां पर ये तो है एक कोशिका जो इंटरफेज अवस्था को कंप्लीट करके और कौन सी स्टेज में प्रवेश कर रही है, ये प्रोफेज अवस्था के अंदर प्रवेश कर रही है। जैसे ये प्रोफेज अवस्था में प्रवेश करेगी, सबसे पहले बोलो यहां पर केंद्रक झिल्ली एंड केंद्रिका, क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। इसमें थे ये दोनों पार्ट, लेकिन इसमें ये दोनों पार्ट नहीं है। यहां पर ये क्रोमेटिन तंतु थे, लेकिन अब ये जो मोटे धागे नुमा संरचना बन गई है, इनको अपन क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे। यानी अपन ये कह सकते हैं, सेकंड विशेषता इसमें ये आएगी कि क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं वो क्रोमेटिन तंतु चेंज इनटू किसमें, क्रोमोसोम में। यानी कि पतले धागे से क्या बन जाते हैं, मोटे धागे नुमा संरचना बन जाती है। यानी क्रोमेटिन तंतु से किसमें बदल जाते हैं, क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट लेंगे अपन वो ये लेंगे कि यहां पर इसके पास में यहां आपका तारकाय पाया जाता है, और वो तारकाय जो होता है वो डिवाइड होगा और दो ध्रुवीय तारकाय का निर्माण कर लेता है। यानी यहां पर क्या होगा, ध्रुवीय तारकाय के साथ साथ इसके अंदर किसका निर्माण होता है, तरकु तंतु। ये जो फाइबर संरचनाएं जो बनी हुई है वो क्या रहेगी आपकी, तरकु तंतु कहेंगे इसको। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो तीसरा जो पॉइंट बनता है वो आएगा कि आपका जो तारकाय जो होता है, उस तारकाय से ये क्या होगा, विभाजित, तारकाय विभाजित होगा। और इसके विभाजन होने से क्या बनते हैं, दो ध्रुवीय तारकाय बन जाते हैं। और दोनों ध्रुवीय तारकाय से क्या बनेगा आगे चल करके, तरकु तंतुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये तो थी अपने पास में कौन सी अवस्था, प्रोफेज अवस्था, जिसके अंदर ध्यान रखना कि आपके ये जो डायग्राम था इसकी सहायता से मैंने बताया है आपको। अब अपन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यहां तक अपने पढ़ लिया था कि दोनों तारकाय क्या होते हैं, विभाजित होंगे, दोनों ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तरकु तंतुओं का निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद में स्पिंडल एपरेटस बिगिन टू अपीयर, तरकु तंतुओं का निर्माण होना क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। और न्यूक्लियोलस, यानी कि यहां न्यूक्लियोलस का मतलब क्या होगा, केंद्रिका,
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली डिसअपियर विलुप्त हो जाती है, जिसके अंदर अपन ने इस डायग्राम के अंदर देखा यहां पर आपके पास में केंद्रिका भी थी और केंद्रक झिल्ली भी थी, लेकिन आगे वाले बी डायग्राम जो दे रखा है उसके अंदर केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, विलुप्त। इसमें पतले धागेनुमा संरचना थी, लेकिन यहां पर आपको क्या दिखाई दे रही है, संघनित क्रिया हुई और स्पाइराइजेशन क्रिया और कॉइलिंग क्रिया के माध्यम से क्या हो गए, क्रोमोटिन तंतु चेंज इनटू द क्रोमोसोम फाइबर्स। तो ये तो थी दोस्तों अपनी प्रोफेज अवस्था। सेकंड आती है आपकी कौन सी अवस्था, मेटाफेज अवस्था। यहां पर मेटा शब्द जो होता है इसका मतलब आता है क्या, आपका मध्य अवस्था, यानी मेटाफेज अवस्था को अपन ये कह सकते हैं कि ये होती है मध्यावस्था। मध्यावस्था नाम इसलिए दिया गया इसका दोस्तों कि अपन ये मान सकते हैं इसको कि जो मध्यावस्था अपन इसलिए लेंगे, इसमें गुणसूत्र जो होते हैं बिल्कुल बीचों बीच मध्य पटलिका के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो यहां पर पहले अपन कुछ विशेषताएं देखेंगे। देखिए इधर पहले वाली के अंदर अपन ने लास्ट जो विशेषता ये ली थी कि बोलो प्रोफेज अवस्था के अंदर स्पिंडल फाइबर तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हुआ था या पूरी तरह से निर्माण हो चुका था, प्रारंभ हुआ था वहां पर। यहां पर बोलो कंप्लीटली रूप से, यानी अपन ये कह सकते हैं ये स्पिंडल फाइबर है और स्पिंडल फाइबर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर तरकु तंतु जो होते हैं इन तरकु तंतुओं का निर्माण पूर्णतया हो जाता है। पहली बात, दोनों तारककाय जो होते हैं वो दोनों के दोनों तारककाय दोनों पूर्णतया क्या हो जाते हैं, ध्रुवों के ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका, ये तो था क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, इनको जोड़ने वाला ये जो सेंटर पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, आपका सेंट्रोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है वो, सेंट्रोमियर कहलाएगा। और इस सेंट्रोमियर के पास में यहां पर ये क्या रहेंगे, आपके क्रोमेटिड रहेंगे। क्या रहेंगे, क्रोमेटिड कहलाएंगे ये। अब यहां पर बात ये आती है कि जब अगर मान लीजिए कि ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर हमेशा ध्यान रखना ये जो तरकु तंतु बने हुए हैं, ये तरकु तंतु जो बने हुए हैं ये सारे के सारे तरकु तंतु जो होते हैं इनके साथ में आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि ये जो क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमोसोम किसके माध्यम से तरकु तंतुओं से जुड़े रहते हैं, ध्यान रखना सेंट्रोमियर के द्वारा। किसके द्वारा, सेंट्रोमियर वाले भाग के द्वारा क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए रहते हैं। और इस अवस्था के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो गति करते हुए मध्य वाले भाग की तरफ आ जाते हैं और मध्य में क्या बना लेते हैं, मध्य पटलिका का निर्माण कर लेते हैं। आइए अब अपन देखते हैं क्या है, स्पिंडल फाइबर्स आर फुल्ली फॉर्म, यानी कि तरकु तंतु जो होते हैं, तरकु तंतु का पूर्णतया निर्माण। ध्यान रखना वहां पीछे प्रोफेज अवस्था के अंदर तरकु तंतु केवल बनना शुरू हुए थे और यहां पर क्या हो गया, पूर्णतया निर्माण हो जाता है। दूसरा लेंगे अपन, ऑल दी क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड द सेंटर, यानी अधिकांश गुणसूत्र किधर गति करते आएंगे, ऊपरी पोल से भी मध्य की तरफ आएंगे, नीचे वाले पोल से भी कहां जाएंगे, मध्य की तरफ जाएंगे। और इस प्रकार से सेल एंड अरेंज इन द इक्वेटोरियल प्लेन एट फॉर्म्ड मेटाफेजिक प्लेट, यानी कि मध्य पट्टिका का निर्माण कर लेते हैं और बीच के अंदर आकर के मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं गुणसूत्र। फिर क्रोमोसोम अटैच्ड, क्रोमोसोम जुड़े रहते हैं टू स्पिंडल फाइबर्स, तरकु तंतुओं से एट देयर सेंट्रोमियर्स, यानी अपने खुद के सेंट्रोमियर के द्वारा क्रोमोसोम्स तरकु तंतुओं के ऊपर क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ये यहां से स्पिंडल फाइबर आएगा तो बोलो ये क्या क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं या फिर केवल सेंट्रोमियर भाग इस स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है। सेंट्रोमियर भाग जो होता है वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ रहता है। मेन इंपॉर्टेंट फीचर जो रहेगा मेटाफेज का वो ये रहेगा, इस अवस्था के अंदर क्रोमोसोम मध्य भाग में व्यवस्थित हो जाते हैं और मध्य पटलिका का निर्माण कर लेते हैं। अगली अवस्था देखते हैं दोस्तों क्या होता है। गुणसूत्र कहां आ चुके थे अपने पास में, मिडिल पार्ट के अंदर आ चुके थे, यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बनी थी वहां ये थी वो अपनी। और इस स्ट्रक्चर में, इस संरचना के अंदर अगर अपन देखें ये दोनों क्या थे, सेंट्रोसोम थे और इनके मध्य में ये क्या थे, आपके स्पिंडल फाइबर थे। अब यहां पर ध्यान देना कि क्रोमोसोम इस प्रकार से यहां व्यवस्थित थे। अब आगे क्या होगा कि जैसे ही ये क्रोमोसोम जो है मध्य पटलिका पर व्यवस्थित थे,
इससे अगली संरचना बनेगी आपकी कौन सी, एनाफेज की। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर होगा क्या कि दोनों ध्रुवों के ऊपर उपस्थित तारक काय में आपस में खिंचाव होगा, और जैसे वो खिंचाव होगा, स्वाभाविक बात, अगर इन दोनों को अगर अपन ऊपर और नीचे की तरफ यूं खींचेंगे, तो जब इनको अगर अपन खींचेंगे तो स्वाभाविक बात है स्पिंडल फाइबर यानी तरकु तंतु एक दूसरे से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। भाई जैसे मान लीजिए यहां पर ये स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं, दोनों सेंट्रोमियर एक दूसरे को अगर खींचेंगे तो दोनों के बीच में क्या आएगी, गैप आएगा। अब गैप आएगा तो यहां पर ये भी अपने को पता है कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, क्या है ये सिस्टर क्रोमेटिड, इनके मध्य में उपस्थित सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर से कौन जुड़ा हुआ है, सेंट्रोमियर। यहां पर ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इनमें जैसे ही सेंट्रोमियर में डिवीजन होगा यानी विभाजन होगा, तो सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे और दोनों ध्रुवों की तरफ, ऊपर वाले ध्रुव की तरफ यानी एनिमल पोल और नीचे की तरफ यानी कि वेजिटल पोल, दोनों ध्रुवों की तरफ गुणसूत्र क्या होता है, खींचते हुए दोनों पोल की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। और इन गति करते हुए क्रोमोसोम की जो आकृति दिखाई देती है वो कैसी दिखाई देती है, आपको वी शेप की दिखाई देती है। आइए अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। दी क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, प्रत्येक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड सेपरेट टू फॉर्म डॉटर क्रोमोसोम, पुत्री गुणसूत्रों से क्या होता है, अलग हो जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका एक क्रोमोसोम था, ओके, दूसरा क्रोमोसोम इसके साथ में सिस्टर क्रोमेटिड ये जुड़ा हुआ था, ये एक पूरा क्रोमोसोम है। अब यहां पर मान लीजिए एक स्पिंडल फाइबर इधर गया, दूसरा स्पिंडल फाइबर ये आ गया नीचे की तरफ, तो बोलो इसका अगला डायग्राम जो बनेगा वो क्या रहेगा आपका, इस प्रकार से ही तो रहेगा अपना, एक ये आ गया और नीचे की तरफ, और दूसरा ये इधर की तरफ ये आ गया। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये ऊपर वाले ध्रुव की तरफ जाएगा, ये नीचे वाले ध्रुव की तरफ आएगा। वही संरचना इस डायग्राम में दर्शा रखा है अपन ने कि जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स के अंदर खिंचाव होगा, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा और डॉटर क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब ये अवस्था होती है कौन सी, एनाफेज। द डॉटर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड, गति करते हैं अपोजिट पोल, विपरीत ध्रुवों की तरफ, फ्रॉम द इक्वेटर प्लेन, इस मध्य पटलिका से, इस मध्य पटलिका से गुणसूत्र ऊपर और नीचे की तरफ गति करते हैं स्पिंडल फाइबर की एक्टिविटी के द्वारा। यानी स्पिंडल फाइबर में क्या होगी, क्रियाशीलता होगी, खिंचाव होगा, सेंट्रोमियर विभाजित होगा, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे और दोनों ध्रुवों की तरफ गति करेंगे। और ये गति करते हुए गुणसूत्रों का आकार कैसा दिखाई देगा, ध्यान रखना, गुणसूत्र गति करते हुए गुणसूत्र किस आकार के दिखाई देते हैं, वी शेप्ड, वी आकार के गुणसूत्र दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं अब अपने। लास्ट जो अवस्था आती है समसूत्री विभाजन की, वो रहती है आपकी टीलोफेज अवस्था, जिसको आप कह सकते हो अंत्य अवस्था यानी अंतिम अवस्था कह सकते हैं। दोस्तों यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि जो प्रोफेज अवस्था के अंदर अपन ने विशेषताएं पढ़ी थी, उससे बिल्कुल पूर्णतया विपरीत अवस्थाएं होती हैं टीलोफेज के अंदर। यानी अपन ये कह सकते हैं कि टीलोफेज स्टेज जो होता है वो रिवर्स करता है किसको, प्रोफेज अवस्था को। कैसे करेगा रिवर्स, बोलो प्रोफेज अवस्था के अंदर क्या था, क्रोमेटिन तंतु किसमें बदल रहे थे, क्रोमोसोम में। लेकिन टीलोफेज अवस्था के अंदर क्या होगा कि क्रोमोसोम क्रोमेटिन में बदल जाएंगे। वहां पर प्रोफेज अवस्था में अपन ने ये पढ़ा था दोस्तों कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो रहे थे, लेकिन टीलोफेज अवस्था के अंदर अपन दोस्तों ये मानेंगे उसका विपरीत कि वापस केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली बनना प्रारंभ होते हैं। बताएंगे अभी डायग्राम की सहायता से। तीसरी बात वहां पर अपन ये ली थी कि वहां पर तर्कु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ होता है, जबकि यहां टीलोफेज अवस्था में क्या मानेंगे, बने हुए तर्कु तंतु धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अवस्थाएं होती हैं वो किस में आती हैं, आपकी टीलोफेज में। सबसे पहली बात तो यह आएगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस अवस्था के दौरान द इवेंट्स ऑफ प्रोफेज विल बी रिवर्स्ड, यानी कि इसके अंदर जो घटनाएं होंगी, इवेंट्स होंगे, वो प्रोफेज अवस्था का के विपरीत दर्शाएंगे। आगे आता है द डॉटर क्रोमोसोम्स रीच एट द अपोजिट पोल, यानी कि जो गुणसूत्र पीछे वाली स्लाइड के अंदर देखें
कहां जा रहे हैं, दोनों ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो दोनों ध्रुवों के ऊपर पूर्णतया पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये आपकी सेल थी और यहां पर क्रोमोसोम कंप्लीटली रूप से क्या हो चुके हैं, आपके पहुंच चुके हैं। यहां भी इस ध्रुव के ऊपर कंप्लीटली रूप से क्या हो जाएंगे, आपके क्रोमोसोम पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम दोनों ध्रुवों के ऊपर पहुंच जाते हैं। दी क्रोमोसोम्स अंडरगो डिस्पोलाइजेशन टू फॉर्म लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। अभी मैंने बताया था कि इस अवस्था के अंदर शॉर्ट रूप में अगर अपन देखें तो यह आ जाएगा कि क्रोमोसोम, वहां तो क्रोमेटिन लिखा था अपन ने, क्रोमोसोम चेंज इनटू क्रोमेटिन, यानी कि क्रोमोसोम वापस विकुंडलन होगा और वापस विकुंडलन से क्रोमोसोम किस में बदल जाएंगे, क्रोमेटिन तंतुओं के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। फिर उसके बाद में लेंगे अपन नेक्स्ट कि न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर, यानी अपन ये कह सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली वापस क्या हो रहे हैं, प्रकट हो जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद में अपन ले रहे हैं द स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपियर, यानी तर्कु तंतु जो होते हैं वो पूर्णतया क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, मेन 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला तो यह कि यह अवस्था जो होती है वो प्रोफेज की बिल्कुल विपरीत अवस्था मानी जाती है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों यहां पर यह आएगा कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, क्रोमेटिन तंतुओं में बदल जाते हैं। तीसरा पॉइंट, केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली क्या हो जाते हैं, वापस पुनः प्रकट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पुनः प्रकट हो जाते हैं। और तर्कु तंतु पूर्णतः क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो ये अवस्था जो आती है वो किस में आती है, चेंजेज टीलोफेज अवस्था के अंदर। जैसे देख लीजिए यहां पर ये आपकी क्या है, केंद्रक झिल्ली वापस बनना शुरू हो चुकी है, डॉट डॉट लाइन से बन रही है। ये तो हो गया केंद्रक झिल्ली। वापस ये जो आएंगे आपके, ये क्या कहलाएंगे, आपके क्रोमेटिन तंतु कहलाएंगे। क्या रहेंगे, ये क्रोमेटिन तंतु कहलाएगा। ये आपका रहेगा क्या, तारककाय, जिसके अंदर तर्कु तंतु पूर्णतः क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। और अंदर मध्य वाले भाग की तरफ यहां पर ये क्या बन जाएगी, आपकी केंद्रिका, यानी कि न्यूक्लियोलस वापस अपीयर हो जाएगी, यानी कि प्रकट हो जाती है। तो ये तो टेलोफेज अवस्था के अंदर था। अब बोलो यहां तक इस सेल के अंदर, ये एक प्रॉपर सेल है, इस सेल के अंदर नंबर ऑफ द न्यूक्लियस कितने हो गए हैं, 2। यानी कि पहले केंद्रक का विभाजन हुआ और केंद्रक के विभाजन से कितने केंद्रक बन चुके हैं, उसके अंदर 2 केंद्रक का निर्माण हो चुका है। अब अगला जो पॉइंट आता, अपन ने पढ़ा भी था कि जैसे ही कोशिका विभाजन अवस्था में जाती है तो पहले केंद्रक का विभाजन होगा और फिर उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अब अगर मान लीजिए यहां अगर अपन एक सेल मेम्ब्रेन अगर डेवलप कर दें तो सेल मेम्ब्रेन डेवलप होने पर बोलो एक सेल से कितने सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां पर इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन बनेगी, यानी कि कोशिका झिल्ली बनेगी, अगर इसका मतलब ये एक सेल से 2 सेल्स का निर्माण हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, वो प्रोसेस जो आती है वो आएगी आपकी साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा कि द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का विभाजन होना ही क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस क्रिया कहलाती है। साइटोकाइनेसिस। अब यहां पर ध्यान देना, पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी था कि साइटोकाइनेसिस जो मैकेनिज्म होती है प्लांट सेल में किस प्रकार से होती है और एनिमल सेल्स के अंदर किस प्रकार से होती है। तो ध्यान देना कि द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन ही क्या कहलाता है, आपका साइटोकाइनेसिस क्रिया कहलाती है। फिर उसके बाद में आता है कि जनरली साइटोकाइनेसिस की क्रिया जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। कितने टाइप से होगी, 2 टाइप से। पहला क्या रहेगा, क्लीवेज फ्रो, यानी कि अपन ये कह सकते हैं क्लीवेज फेरो का मतलब कि विदलन, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि खांच विधि जो होती है उसके माध्यम से कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। एक आता है सेल प्लेट, जिसको अपन कह सकते हैं कि कोशिका पट्टिका विधि जो होती है, कोशिका पट्टी विधि जो होती है, उसके द्वारा भी कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। दोस्तों यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन यहीं से एक ही बनेगा आपका कि विदलन या खांच विधि जो होती है, क्लीवेज मेथड टेक प्लेस इन एनिमल सेल्स, यानी कि ये जो अवस्था होती है वो तो कौन सी कोशिकाओं के अंदर, जंतु कोशिकाओं में
कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि के माध्यम से होता है? क्लीवेज फरो के माध्यम से होता है, यानी खांच विधि के द्वारा। और पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो किसके माध्यम से होता है? आपका कोशिका पट्टिका विधि के माध्यम से। अब यहां पर ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं अपन। पहला अपन ये ले कि खांच विधि क्या थी। अब भी अपन ने देखा कि जो खांच विधि होती है वो किसके अंदर विभाजन करती है? जंतु कोशिकाओं में, यानी एनिमल सेल्स जो होती हैं उन एनिमल कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन किसके द्वारा होता है? खांच विधि के द्वारा। कैसे होगा कि आपकी ये नॉर्मल सेल्स थी और इस सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस बन चुके हैं? 2। धीरे धीरे यहां पर क्या बनना शुरू होगी? खांच बनना शुरू होती है। और ये खांच बनना जैसे ही शुरू होगी इसका मतलब दोनों केंद्रकों के अंदर अलग अलग पार्ट बनेंगे और धीरे धीरे दोनों की ये जो सेल मेम्ब्रेन के हिस्से जो होते हैं वो कंप्लीटली रूप से क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और इस प्रकार से कितनी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा? आपके 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो होगा आपके पास में कौन सी विधि के माध्यम से? कोशिका खांच विधि के माध्यम से जंतु कोशिकाओं के अंदर आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन। एक आता है आपके पास में कोशिका पट्टिका विधि। ध्यान देना यहां पर सेल प्लेट जो होती है कोशिका पट्टिका या पट्टिका विधि कह सकते हो। यहां पर मेन इंपोर्टेंट ये पूछा जाएगा कि खांच विधि के माध्यम से पादप कोशिकाओं के अंदर, यहां पर ये विधि कौन सी कोशिकाओं में संपन्न होगी? प्लांट सेल्स के अंदर, यानी कि पादप कोशिकाओं के अंदर इस विधि के द्वारा संपन्न होता है। अब यहां पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पादप कोशिकाओं के अंदर क्या उपस्थित होती है? किसकी उपस्थिति होती है? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है किसके अंदर? पादप कोशिकाओं के अंदर। ये कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है? कठोर होती है और कठोर होने के कारण से सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर ऐसी ग्रूव्स नहीं बन पाती है, खांच नहीं बन पाती है, जिसके कारण से यहां पर जो प्लांट सेल जो होती है उस प्लांट सेल के अंदर यहां मध्य पार्ट के अंदर किसका निर्माण होता है? सेल प्लेट का निर्माण होता है। और जैसे ही सेल प्लेट बन जाती है तो उसके बाद में आपके पास में 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना, मेन इंपोर्टेंट जो बात आती है वो ये आती है कि पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन सेल प्लेट मेथड द्वारा होगा। जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन क्लीवेज फरो यानी कि खांच विधि के द्वारा संपन्न होता है। अब उसके बाद में अपन ने लिया ओवरव्यूज। पूरा अगर अपन तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि ये सारांश जो है वो क्या रहेगा? ये एक सामान्य कोशिका थी, ये क्रोमेटिन तंतु है आपका, ये साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियर झिल्ली भी उपस्थित थी, ये कॉमन प्रवेश था। जैसे ये कोशिका किसमें प्रवेश कर रही है? प्रोफेज अवस्था के अंदर। कौन सी अवस्था के अंदर? प्रोफेज अवस्था के अंदर। तो बोलो यहां पर केंद्रिका विलुप्त, केंद्रक झिल्ली विलुप्त और इस जो क्रोमेटिन तंतु थे, यहां क्रोमेटिन तंतु थे किसमें बदल चुके हैं? क्रोमोसोम के अंदर बदल चुके हैं। फिर आगे देखिए तर्कु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। मेटाफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्र कहां आ चुके हैं? यही क्रोमोसोम कहां जा चुके हैं? मध्य पटलिका के ऊपर जा चुके हैं, दोनों ध्रुवों की तरफ मध्य में आ गए हैं। फिर अगले एनाफेज अवस्था के अंदर क्या होगा? बोलो यहां पर विभाजन होगा और विभाजन होते ही बोलो ये वी आकार के जो क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, ये वी आकार के क्रोमोसोम कहां गति कर रहे हैं? मूव अपोजिट पोल यानी विपरीत ध्रुव की तरफ क्या कर रहे हैं? ये गति करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही फिर आगे चलेगा कि दोनों एनाफेज के बाद टीलोफेज अवस्था आएगी। ये अवस्था जो आएगी वो कौन सी आएगी? आपकी टीलोफेज। जैसे ही टीलोफेज अवस्था के अंदर पहुंचेगी तो बोलो इस टीलोफेज अवस्था में आती है एक सेल के अंदर कितने केंद्रक बन चुके हैं? 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद में आगे जो यहां से जो प्रोसेस आएगी वो कौन सी कहलाएगी? आपकी साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होगी और उस साइटोकाइनेसिस क्रिया के द्वारा किसका विभाजन हो जाएगा? कोशिका द्रव्य का। और इस प्रकार से कितनी सेल्स का? 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है, यानी कि 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हो जाती हैं, यानी कि 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। किसके द्वारा? इस एक सेल से। तो इस प्रकार से ये तो था अपने एक समसूत्री विभाजन का पूरा एक ओवरव्यू सारांश। लास्ट में अपन देखते हैं
कि समसूत्री विभाजन अगर जिस कोशिका में हो रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस, महत्व क्या होता है। तो यहां महत्व अगर अपन देखें कि समसूत्री विभाजन क्यों होता है, मान लीजिए आपके कहीं भी हाथ के ऊपर चोट लगती है, घाव होता है, त्वचा वहां से हट जाती है, धीरे धीरे वो घाव सूखता है और घाव सूखने के पश्चात उसके ऊपर एक नई स्किन का डेवलपमेंट होता है या नई स्किन फॉर्म्ड हो जाती है, यानी नई त्वचा का निर्माण होता है। वो कौन से विभाजन के द्वारा होता है, कोशिक समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी डेड सेल्स जो होती हैं, यानी मृत कोशिकाएं होती हैं, या कोई इंजर्ड टिश्यू होता है, क्षतिग्रस्त उत्तक बन जाता है, तो उसके वापस पुनरुद्भवन के अंदर सहायता करती है, मृत कोशिकाओं का रिप्लेस करने में सहायता करता है, नए उत्तक के निर्माण में सहायता करती है। पहली महत्व। दूसरे महत्व की चर्चा करेंगे अपन, वो आएगा कि समसूत्री विभाजन जब भी होगा तो अपन ने बताया था कि अगर ये पेरेंटियल सेल अगर 2n टाइप है तो बनने वाली 2 सेल्स का जो फॉर्मेशन होगा वो भी क्या रहेगा, आपके 2n टाइप रहेगा। यानी कि दूसरा महत्व अपन ये ले सकते हैं कि समसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान जो गुणसूत्र होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बने रहते हैं, एक समान बने रहते हैं कोशिकाओं के अंदर। फिर उसके बाद में लेते हैं कि ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि अलैंगिक जन्म की जो प्रक्रिया होती है उसको भी अपन क्या मानते हैं, समसूत्री विभाजन ही मानते हैं। यहां पर महत्व देखते हैं, इट मेंटेन्स जेनेटिक स्टेबिलिटी, यानी कि आनुवांशिक स्थिरता तो को मेंटेन रखती है विद इन द पॉपुलेशन ऑफ द सेल, यानी कि कोशिकाओं की संख्या के अंदर जो जेनेटिक पदार्थ यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या होती है उसको स्थिर रखती है। और दूसरा आता है इट हेल्प्स द ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, ये वृद्धि और उत्तकों के पुनर्निर्माण में भी सहायता करता है। फिर आता है इट हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स, यानी कि मृत कोशिकाओं के अंदर भी क्या करते हैं, उनको मृत कोशिकाओं को रिप्लेस करने का कार्य कर देता है। और फिर उसके बाद आता है लास्ट की, ये एक प्रकार का कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो भी एक प्रकार से क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो इस प्रकार से अपन ने समसूत्री विभाजन की चारों अवस्थाएं पढ़ी कि किस प्रकार से एम फेज के अंदर प्रवेश करने के पश्चात एक सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर क्यों होता है, ऐसा क्यों करती हैं कोशिकाएं, उसके महत्व के ऊपर अपन ने प्रकाश डाला। थैंक यू, आज के लिए सफिशिएंट।